आप सभी का फिर से स्वागत है रुद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो कारक होते हैं वे मृदा की उत्पत्ति तो मृदा के निर्माण में किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं। तो जैसे जो हमारी मृदा निर्माण होता है वो दो तरह के पदार्थों से होता है। नंबर 1 जैव पदार्थ, नंबर 2 खनिज पदार्थ। तो जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जैव पदार्थ और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो हमारी मिट्टी होती है वो चट्टानों के टूटने से बनती है। तो चट्टानों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्तियों के द्वारा मृदा के रूप में बदलना। अर्थात इसका मतलब ये है जो हमारी चट्टानें होती है उनको भौतिक कारक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा और जैविक शक्ति जो हमारे ह्यूमन होते हैं, प्लांट होते हैं और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन किस तरीके से मिट्टी को प्रभावित करते हैं, उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है तो उसे मृदा के रूप में बदलना, चट्टानों को मृदा के रूप में बदलना, ये मृदा उत्पत्ति कहलाती है। तो मृदा उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रासायनिक, नंबर 3 जैविक। तो भौतिक कारक ताप, जल, वायु, ग्लेशियर, पाला। तापमान, तो तापमान मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। तो विभिन्न मौसमों में, विभिन्न ऋतुओं में तो जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मई जून में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो दिसंबर में और जनवरी में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो जो हमारी चट्टानें होती है वे तापमान के कारण फैलने लगती है। लेकिन जब नवंबर और जनवरी दिसंबर जो होता है उसमें बहुत ठंड होने के कारण वे चट्टानें सिकुड़ने लगती है। तो उनके लगातार फैलने और सिकुड़ने के कारण उनके बीच की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके कारण उनका क्षरण होने लगता है, मतलब वे टूटने लगती है और छोटे छोटे कणों में बदलने लगती है। नंबर 2 है जल। जल भी मृदा की उत्पत्ति के कारकों में से एक है, यह मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। तो जल, जैसे कि बहुत अधिक तेज बाढ़ आने पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उस समय बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा के टूट गए और कुछ जो चट्टानों से लगे हुए थे वे भी टूट गए। तो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसी तरह से हमारा जल जो है मृदा की उत्पत्ति में सहायक होता है, नंबर 3 वायु। वायु भी हमारी मृदा की उत्पत्ति में सहायक है। सहायक किस प्रकार से होता है? देखो, जैसे जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उस समय धूल के छोटे छोटे कण और छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। या ये जो पदार्थ है हमारे आपस में टकराएंगे, जिसके कारण ये और छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, बड़े कण छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, जिससे हमारी मिट्टी की उत्पत्ति होगी। जो हमारी मिट्टी होती है वो कोई बड़े बड़े पत्थरों से नहीं होती, वो बहुत ही बारीक कणों की मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से पहले जो तापमान था वो उससे एक बड़ा चट्टान छोटे टुकड़ों में टूटा, फिर जल के द्वारा वे छोटे जो टुकड़े थे उससे और छोटे टुकड़ों में हो गए, स्मॉल। और जो वायु होती है उसने और स्मॉल टुकड़ों को और बारीक कणों में बदल दिया। इसी तरीके से ग्लेशियर होते हैं, जहाँ पे ग्लेशियर किसे कहते हैं? जहाँ पे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा एरिया रहता है, जहाँ पे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा एरिया हो उसे कहते हैं हम ग्लेशियर, जहाँ पे बर्फ़ बहुत बड़े एरिया पे पाई जाती है। तो जो पत्थर वहाँ पे बर्फ़ जो हमारा ग्लेशियर होता है जब वे टूटते हैं तो अपने साथ पत्थरों को भी तोड़ देते हैं। तो एक बड़ा ग्लेशियर का भाग अगर टूटता है तो उसके सामने या उससे अगर कोई पत्थर टकराता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर भी मृदा की उत्पत्ति में सहायक होता है। नंबर 5 पाला। पाला भी हमारी मृदा की उत्पत्ति में सहायक होता है। जब ठंड के समय पाला पड़ता है तो जो हमारे पहाड़ होते हैं उनके बीच में दरारें या चट्टानें होती है, अगर उनमें दरार होती है
और उनमें पानी भरा हो तो पाला जब पड़ता है तो वो पानी बर्फ़ में बदल जाता है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ता है और वह अपने आयतन के पूरा करने के आयतन को जगह के लिए वह उन चट्टानों को फाड़ देता है। उन चट्टानों की जो दरारें होती है उनमें और वे बढ़ जाती है, जिसके कारण पाला भी मृदा की उत्पत्ति में एक सहायक सिद्ध होता है। जैसे पाले का एक उदाहरण है, जो हमारा पौधा होता है, अगर उस समय पाला पड़ जाए और पौधे का जो तना होता है उसमें पानी जम जाता है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ता है और उसके जो तना होता है वो फट जाता है। तो एक ये उदाहरण है कि किस प्रकार से पाला हमारी मृदा की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 2, रासायनिक अपक्षयन या रासायनिक कारक। तो रासायनिक कारक किस प्रकार से हमारी मृदा की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, यह हम आपको आज बताएं। जैसे कि ऑक्सीकरण, नंबर 1 ऑक्सीकरण, नंबर 2 अपचयन, नंबर 3 जल विश्लेषण, नंबर 4 जल योजन। तो ऑक्सीकरण जो हमारे खनिज तत्व होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन का संयोग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे जो हमारा लोहा होता है, लोहा जो हम घरों में यूज़ करते हैं, अगर उसको हम खुला ही छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाती है, जिससे वह कमज़ोर हो जाता है। तो एक बड़ा लोहे का टुकड़ा छोटे छोटे लोहे के कणों में बदल जाएगा। तो यह किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण। जैसे कि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया भी दिखाई गई है, जैसे कि 4FeO+O2। तो जो हमारा फेरस ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जो फेरस ऑक्साइड होता है ये हमारा कठोर होता है, जिस प्रकार से जो हम घर में या और कार्यों में लोहा यूज़ करते हैं। और जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है ये मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि यह टूट कर बारीक कणों में बदल गया और यह अब मुलायम हो गया। इसी तरीके से फेरस FeS आयरन सल्फाइड +O2O2 ऑक्सीजन के साथ संयोग कर फेरस सल्फेट बनाता है। नंबर 2 है अपचयन। यह ऑक्सीकरण के एकदम विपरीत प्रक्रिया है। इसमें भी मृदा उत्पत्ति का सहायक होती है। जो हमारे लोहा होता है, अगर उसमें से ऑक्सीजन हटा ली जाए तो वह पुनः फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा। जैसे जो हमारा फेरिक ऑक्साइड था वो फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा। जैसे अगर हम उस चूर्ण को लेंगे जो हमारे टूट कर बारीक कणों में बदल गया था, एक लोहे के टुकड़े से बारीक कणों में चूर्ण बन गया था, अगर हम उसको दोबारा से किसी भट्टी में गर्म करेंगे तो उसमें से जो ऑक्सीजन है वो उड़कर वायुमंडल में चली जाएगी और वह एक ठोस कठोर आकार ले लेगा लोहा। तो इसी तरीके से हमारी ये दोनों क्रियाएं चलती रहती है। ये एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है जो हमारी मृदा की उत्पत्ति के कारकों को प्रभावित करती है। नंबर 3 जल विश्लेषण। जल विश्लेषण जो खनिज होते हैं, हमारी जो चट्टानें होती है, जब वे जल के संपर्क में आती है तो उसके साथ संयोग करती है और जिससे हमारी मृदा जो होती है उसके निर्माण में सहायक होती है। जो हमारे खनिज तत्व होते हैं वे जल के साथ क्रिया कर उनका रासायनिक संगठन बदल जाता है। जैसे फेल्सपार का रासायनिक सूत्र है KAlSi3O8। अगर हम इसको जल के साथ मिलाए HOH के साथ अगर हम मिलाए तो इसकी रासायनिक क्रिया में बनेगा अम्ल सिलिकेट HAlSi3O8 इसी तरीके से हमारा जल विश्लेषण भी मृदा की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 4 हो गया जल योजन। जो हमारे खनिज तत्व होते हैं वे जल के साथ रासायनिक संयोग करते हैं। तो खनिजों के साथ जल के अणुओं के रासायनिक संयोग को जल योजन कहते हैं। जल के अणु मतलब जो हमारे खनिज होते हैं और जो जल होते हैं उनका जो संयोग होता है उनको कहते हैं हम जल योजन। जैसे अगर हम एक लोहे का टुकड़ा और उसको जल में गिर दे तो उसमें कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उसमें जर लग जाएगा, जंग जो भूरा भूरा था होगा, तो वह
क्या करेगा, उस लोहे के टुकड़े को बारीक 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 कणों में, लोहे के बारीक कणों में बदल देगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो चट्टानें होती है बड़ी बड़ी, वे जल के साथ की जाकर छोटे 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 बारीक कणों में बदल जाती है, जिससे हमारी मिट्टी की उत्पत्ति होती है। नंबर 5 है कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण कैसे होता है, जो हमारा जल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस CO2 के साथ क्रिया कर H2CO3, तो यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। जो अम्ल होते हैं वे रासायनिक खनिजों को तोड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा चूना पत्थर होता है जिसे हम चूना कहते हैं, वो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट पे हम कार्बनिक अम्ल के साथ क्रिया कराए तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। तो चूना पत्थर कार्बनिक अम्ल के साथ क्रिया कर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है CaHCO3 2। ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमारा चूना क्या था, एक पत्थर था, हमने उस पर जल क्या कराया, अम्लों के साथ उनकी क्रिया कराई या उस पर एक अम्ल गिर दिया, तो वो पत्थर अब टूट के बारीक कण में बदल जाएगा, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहलाएगा। नंबर 6 है सॉल्यूशन। तो जो हमारा जल होता है वो सर्वविलायक होता है, यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल सोलवेंट, सर्वविलायक। तो जल होता है वो सभी के साथ रासायनिक क्रियाएं कर लेता है, तो वो जो इतने भी तत्व होते हैं उनको अपने साथ घोलने की शक्ति रखता है। जब तो कि जब हम पौधों में पानी देते हैं तो जल के द्वारा ही तो पौधे खनिज लवणों को अवशोषण करते हैं, अन्यथा पौधे मर जाएंगे अगर हम पौधों में मिट्टी में जल नहीं देते। तो जितने भी हमारे खनिज तत्व होते हैं वे जल के साथ संयोग करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, नंबर 3 है जैविक कारक। जैविक कारक वे सभी कारक जिसमें जीवन पाया जाता है, जो मिट्टी की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। नंबर 1 पेड़ पौधे, नंबर 2 जंतुओं द्वारा, नंबर 3 मनुष्य के द्वारा। तो मनुष्य मृदा की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा महत्व या योगदान देता है या महत्व रखता है। जैसे कि जो मनुष्य होता है वो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर सीमेंट के रूप में हमारे यहाँ पे लाया जा रहा है, और उसे तोड़ तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में, एक बड़ी चट्टान को तोड़कर एक सीमेंट जैसे कण में बदलना, तो जो हमारी मिट्टी की उत्पत्ति में बहुत ही सहायक होता है। नंबर 2 है जंतुओं द्वारा। तो विभिन्न सारे जो जंतु होते हैं उनके द्वारा भी अनेक बड़े बड़े पत्थरों को प्रभावित होते हैं, जैसे कि हमारे जो वे होते हैं चूहा, तो वो हमारी धरती को खोद देता है, उसके अंदर सुरंग बना देते हैं। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो सुरंगों में रहना पसंद करते हैं, तो जब वे सुरंगों में रहते हैं तो उसके नीचे से वे खोखले हो जाती है धरती हमारी, और ऊपर से जो चट्टानें होती है वे नीचे उन स्थानों में धंस जाते हैं, जिससे एक बड़ी चट्टान 2 टुकड़ों या अधिक टुकड़ों में भी बट जाती है। ऐसा भी बहुत जगह देखा गया। जो हमारी चट्टानें होती है वो बिल पशुओं या जो हमारे जो सूक्ष्म जीव छोटे जीव है उनके द्वारा जो खोदे गए बिल है, उनके कारण उनका जो आधार होता है, उनकी जो नींव होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और जब नींव कमज़ोर होगी तो चट्टानें टूट जाएंगी। इसी प्रकार से हमारे जो केंचुए होते हैं, केचुए ये हमारे मिट्टी के उत्पत्ति में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। ये छोटे छोटे कणों को पीसने में सहायक करते हैं। जो हमारा केंचुआ होता है उसके पेट में गिजार्ड नामक एक स्थान रहता है जो पत्थरों को बारीक बारीक कणों में बदल देता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि केंचुआ खेत में बहुत ही अच्छा होता है। केंचुआ खेत में होना ही चाहिए, क्योंकि वह हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है और उसको बारीक कण में बदल देता है, जो हमारी पौधों की जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी प्रकार से जो पौधे होते हैं वे किस प्रकार से हमारी मिट्टी की उत्पत्ति के कारकों
मिट्टी की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं उनमें की जो जड़ें होती है, वे जड़ें हमारी जो चट्टानें होती है उन पे अधिक दबाव डालती है, जिसके कारण वे कमज़ोर हो जाती है और वे टूटने लगती है। तो कुछ जड़ें ऐसी भी होती है जो अम्लों का स्राव करती है, मतलब उनकी जड़ों से अम्ल बहते हैं या अम्ल निकलते हैं, जो हमारी चट्टानों को निर्बल कर देते हैं, मतलब कमज़ोर करते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो कार्बनिक अम्ल होता है वो चूने के जो पत्थर या जो चूने की चट्टानें पाई गई उनको किस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में या उनको तोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। इसी प्रकार से और अम्ल भी हमारी चट्टानों को तोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है उनमें एक लाइकेन तत्व पाया जाता है, जो हमारे चट्टानों से खनिज तत्वों को पौधे में प्राप्त करने में सहायक करता है। अर्थात मतलब जो जड़ होती है उनमें लाइकेन पाया जाता है, वो सहजीवी के रूप में होता है। तो वो जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो पौधों से प्राप्त करता है, लेकिन जो पौधे होते हैं उनको जो खनिज लवण प्राप्त होते हैं वे लाइकेन प्राप्त करवाता है, उनको लाइकेन प्राप्त करवाता है। तो लाइकेन को ऊर्जा पौधों से प्राप्त हुई और पौधों को खनिज लवण लाइकेन के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो हमारी जो चट्टानें होती है, जैसे कि जहाँ पे कम पानी पाया जाता है या ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में या पहाड़ों पे जहाँ पे कम वर्षा होती है, वहाँ पे भी तो पौधे जीवित रहते हैं। वे इसी प्रकार से रहते हैं, उनकी जड़ों में लाइकेन पाया जाता है, जिससे जिससे पौधों की जो चट्टानें होती है वे टूटने में सहायक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आज जाना कि मृदा की उत्पत्ति में कितने कारक किस तरीके से वे हमारी मिट्टी की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप ऐसी ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके आने वाले दोस्तों में भी सहायक हो।